वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। राजा शाहिद ज़फ़र साहब साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर और तारिक भट्ट साहब, और टेलीफोन लाइन पे लाहौर से शरीक महफिल होंगे सलीम बुखारी साहब। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सलीम बुखारी साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो राजा शाहिद ज़फ़र साहब बानी रुकन पीपल्स पार्टी के 60 की दिहाई से भुट्टो साहब के रफीक ये कह रहे हैं कि 90% एजेंसियों के लोग घुस गए पीपल्स पार्टी में और वो रूल कर रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब, ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने फिर थोड़ी सी रियायत कर दी है कि कहा है कि सिर्फ एजेंसियों के लोग हैं। आप पीपल्स पार्टी की क़यादत और खासतौर से इक़्तिदार पर जो ग्रोह इस वक्त काबिज है उसका अगर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि उनमें से 90 से 95% का ना तो पीपल्स पार्टी से माजी में कोई ताल्लुक रहा है और ना ही पीपल्स पार्टी के खुद जो वर्कर है वो उनको अपना लीडर या अपनी पार्टी का हिस्सा समझते हैं। एक पूरा माफिया है जो इस वक्त जरदारी साहब के साथ और उनके इर्द गिर्द फिर रहा है, जिसने ना पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी रहने दिया है और ना ही इक़्तिदार और हुकूमत का जो एक जिम्मेदारी होती है किसी एक पार्टी लीडर के ऊपर, ना ही उसकी कोई झलक हमें मिलती है। देखते हम ये हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी इस दफा हादसे के तौर पर इक़्तिदार में आई है। ये मुकम्मल एक हादसा है और इसकी एक पुरानी दास्तान है। अगर आप ये देखिए कि बेनज़ीर जिसने सारी जिंदगी फौजी हुकूमत और फौजी डिक्टेटरों के खिलाफ जद्दोजहद में गुजार दी, वो अल्टीमेटली क्यों मजबूर हुई दुबई में परवेज मुशर्रफ के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए और एनआरओ तख्लीक करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी दास्तान है और इस पर से भी पर्दा बहुत जल्दी उठ जाएगा कि वो एक फौजी डिक्टेटर की प्रैक्टिकली मिन्नतें करने पर मजबूर हुई और यूं उनके वापस आने के बाद उनकी हलाकत और फिर जरदारी साहब का इक़्तिदार में आना जो है, ये भी एक बहुत गहरी चाल और बहुत गहरी दास्तान है। इससे भी पर्दा जल्द उठ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो खिदमत जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की फरमाई है कि पीपल्स पार्टी ना पार्टी रही है और ना ही उसकी अब तारीख कोई नई बनने जा रही है, वो बस सिर्फ माजी के ऊपर ये जी सकती है। और यही वजह है कि खुद जरदारी साहब ने भी जाके अब गड़ी खुदा बख्श के 2 मज़ारों के पीछे पना दी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को जो नुकसान इस वक्त पहुंचा है, आने वाले इलेक्शन में उनका क्या हाल होगा उसका एक रिफ्लेक्शन में 1997 के इलेक्शन में मिलता है, जब पीपल्स पार्टी का वर्कर नाराज होकर घर बैठ गया था और एक सीट पंजाब जैसे सूबे में इनके वजह से आई थी। तो मैं तो बहुत सख्त तबाही किया था। ये कौन है, ये रूलर कौन है? अब ये जो तरमीम हुई है और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जो जरदारी साहब के इर्द गिर्द माफिया था या जो उनके मशीर और हुकूमती वजीर थे, उनके चेहरों पर जो उदासी है उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो सब ये फेल करके अपने आप को गिल्टी समझते हैं कि उन्होंने जरदारी साहब के इख्तियारात को कम करने में वो हिस्सेदार बने हैं। इसलिए कोई पीपल्स पार्टी का लीडर, कोई वजीर, कोई मशीर इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। तो मैं तो देख रहा हूँ ये कि शक्ल में उदासी है काफी। आप ठीक कह रहे हैं तारिक भट्ट साहब, शक्लें बड़ी मुरझाई हुई हैं। मेरे ख्याल में अखबारों में इश्तहार चाहिए, कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जी नहीं कोई कैंपेन चलाया ही नहीं है, वरना तो छोटा सा कोई फंक्शन होता है, ये इतनी मीडिया पब्लिसिटी करते हैं और ये तो पता नहीं क्या वजह। हालांकि इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, मातम में छिपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो है राजा साहब, पीपल्स पार्टी का कारकुन क्या समझ रहे हैं इस वक्त कि यानी दोबारा हुकूमत नहीं आनी, यानी वो आवाज तो उठाए ना, बात तो करें, या डर गए हैं, चुप हो गए हैं? पीपल्स पार्टी का कत्ल भी चुप हो गए। पीपल्स पार्टी का कारकुन बहुत मायूस है और पीपल्स पार्टी का कारकुन इस वक्त मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मेरे समेत हमें इस हुकूमत से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो के कातिल चाहिए। हमने आपने देखा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट डिले हुई, यहाँ केस रजिस्टर नहीं हुआ और मैंने बयान दिया था बीबी के मर्डर होने के बाद, जब मैंने देखा कि 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मैंने बयान ये दिया था कि मुझे एक SHO दे दे और मुझे 10 दिन का टाइम दे दे, मैं आपको कातिल पकड़ के बता सकता हूँ। तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, कातिल यहाँ ही है और मैं ये समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत से चेहरे इंशाल्लाह बेनकाब हो जाएंगे। राय साहब, आप कह रहे हैं कि एक SHO दे दें, इनके पास तो SSP हैं, DIGs हैं, FI है, बिल नहीं है, ISI है, IB है, इन्होंने तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च ही नहीं की। पुलिस वाले जिन्होंने धोया था पिंडी में, उनकी प्रमोशन हो गई, उनकी प्रमोशन हो गई है। मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में जो आपने किया था उसमें हर चीज वाज़ेह हो गई है। वर्कर, पीपल्स पार्टी का वर्कर जितना पोलिटिकली अवेयरनेस उसमें है, मेरे ख्याल किसी पार्टी में नहीं है। और वो महसूस कर रहे हैं कि डिलिबरेटली मौजूदा हुकूमत इस मसले को बेनकाब नहीं करना चाहती। नहीं, राय साहब, सवाल है कि क्यों कर रहे हैं,
क्या इनको कुछ अपना दाल में काला नजर आ रहा है? कौन इन्वॉल्व होगा? वजह और क्या हो सकती है? हर चीज इनके पास है, फिर ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा रहे? देखिए जी, अगर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट ना होता, क्या मैं अगर मेरे जैसा एक वर्कर कहता है कि मुझे SHO दे दे, मैं कर लूं, तो इनके पास तो गवर्नमेंट है, इनके पास एजेंसीज है। सलीम बुखारी साहब, ये बताएं, ये बयान कीजिएगा कि ये जो कह रहे हैं कि गिलानी साहब और जरदारी साहब एक साथ नहीं चल सकते, और तारिक भट्ट कह रहे हैं कि तरमीम में ये हो गया कि बिलावल भुट्टो या कोई भी बाहर बैठे हुए लीडर जो हैं वो हटा सकते हैं, लेकिन इतलाक इस पे नहीं होगा गालिबन। अच्छा, अब गिलानी जरदारी क्वेश्चन क्या होगी इस वक्त? मेरे ख्याल से ये हनीमून बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसका एक तजर्बा तो ज़ियाउल हक के दौर पे हुआ था कि जुनेजो जैसा शरीफ शख्स जिसकी शराफत के बारे में, जिसकी तबा हलीमी के बारे में सारे लोग जानते थे, वो 3-3.5 महीने नहीं चल पाया। जो जहां तक गिलानी साहब का ताल्लुक है, गिलानी साहब ने चूंकि अपनी फ्लर्टेशन फौज के साथ भी और PMLN की लीडरशिप के साथ भी जारी रखी है, इसलिए मैं समझता हूं ये उससे भी कम अर्थ लगेगा कि आसार नजर आने लगेंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप जरदारी साहब के जो साथी हैं उनसे बात करें तो वो समझते हैं कि गिलानी साहब ने बाकायदा साजिश करके